हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल का चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौती का एमसीक्यू लेके आया हूँ। पूरी बात बताएंगे, 30 क्वेश्चन है, तो पूरी वीडियो देखें और एक एक करके समझें और अच्छे से मार्क्स प्राप्त करें। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? ये क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। ये चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो राष्ट्र के निर्माण, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जब राष्ट्र का निर्माण कर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो क्या क्या चुनौतियां उनके साथ आए हैं, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। पूरी बात बताएंगे। 30 क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन अच्छे से समझें और एमसीक्यू है और फर्स्ट टर्म से संबंधित है और मार्क्स प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो भारत का संविधान स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब स्वीकृत किया गया था? भारत का संविधान जो स्वीकृत किया गया था वो था 26 नवंबर 1949 को। अगर डेट आपसे पूछेगा तारीख तो 26 नवंबर हो जाएगा। फिलहाल ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ, 1949 के साथ जाएगा। भारत का संविधान को क्या किया गया था? इस दिन स्वीकृत किया गया था। और लागू कब किया गया था? अगर पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन इसी में, लागू कब किया गया था, तो लागू वाला देखें, लागू हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को क्या किया था? संविधान लागू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो इसमें हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का पहला उप प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर एक दिवस मनाया जाता है जो कि एकता दिवस कहा जाता है। 31 अक्टूबर को क्या करते हैं? एकता दिवस मनाते हैं। तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट है, और इसे एक बात, और इसको एक चीज़ और कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ये भी याद रखें। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है लौह पुरुष। भारत का बिस्मार्क, सब इन्हीं को कहा जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन पर क्या कहता है? 31 अक्टूबर को प्रत्येक साल एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया किस भाषा के आधार पर? तो तेलुगु भाषा हो जाएगा। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग राज्य कब किया गया? 1953 में किया गया। ये भी याद रखें। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन सी थी? भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत क्या थी? तो जम्मू कश्मीर थे। क्या थे? जम्मू कश्मीर थे। ये जम्मू कश्मीर क्या थे? अंतिम देशी रियासत थे जो कि क्या किए? भारतीय संघ में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ का 29वां राज्य कौन सा? भारतीय संघ हो जाएगा यहाँ, क्या हो जाएगा? 29वां राज्य जो कि पहले बना हुआ था। 29वां राज्य क्या बना था? 29वां राज्य बना था तेलंगाना। भारतीय संघ का संघ हो जाएगा। 29वां राज्य क्या था? तेलंगाना था। अभी भारत में कितना कुल राज्य है? 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ा, क्या क्या पढ़ा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले 7 था और राज्य पहले 29 थे, राज्य घटा दिया। कौन राज्य घटा? जम्मू कश्मीर राज्य घटा। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में निम्न में से कौन कथन सही नहीं है? पूछ रहा कौन सही नहीं है। तो
इसके अध्यक्ष फजल अली थे, सही थे। इसने भाषा को राज्यों का पुनर्गठन के आधार के रूप में अस्वीकृत किया, बिल्कुल नहीं है, स्वीकृत किए थे। स्वीकृत किए थे, अस्वीकृत नहीं किए थे। तो आंसर पूछ रहा क्या नहीं, सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, बाकी सब सही है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? अभी जस्ट ऊपर में बताया है कि लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और उप प्रधानमंत्री भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, देश के विभाजन के समय नोआखाली नामक स्थान चर्चा में क्यों था? नोआखाली नामक स्थान जो था वो चर्चा में क्यों था? जब भारत का विभाजन हो रहा था, देश का विभाजन हो रहा था, नोआखाली स्थान जो था चर्चित क्यों थे? तो किस कारण से चर्चित थे? क्योंकि सांप्रदायिक दंगों का ये कारण था। क्या था? सांप्रदायिक दंगों का क्या था? कारण था। कई दंगे हो रहे थे, इस कारण से ये स्थान चर्चित में थे। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजनता का प्रस्ताव दिया गया? किस ब्रिटिश योजना के द्वारा क्या किया गया? विभाजन की बात कही गई। तो कौन से थे वो था माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना था? माउंटबेटन योजना थे, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज़ादी के समय अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू किस पद पर थे? तो आज़ादी के समय अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू जो थे वो गवर्नर की कार्य परिषद में उपाध्यक्ष थे। गवर्नर जनरल कार्य परिषद में क्या थे? गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में ये उपाध्यक्ष थे। क्या थे? ये उपाध्यक्ष थे, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आज़ादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? आज़ादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? तो हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन और सबके भले के लिए काम किया जाए, इसी बात पे चर्चित थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत पर अंग्रेजों का शासन था, दूसरी तरफ छोटे मोटे राज्य थे जिन पर शासन किनका था? उस पर शासन था राजाओं का। पहले तो कुछ ऐसा था भारत में जो कि ब्रिटिश का हक चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो कुछ था वो राजाओं का हक चल रहा था। किसका चल रहा था? राजाओं का हक था। नेक्स्ट है, नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया था वह किस नाम से जाना जाता था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? 14-15 अगस्त को 1947 को एक भाषण दिए थे मध्य रात्रि को। उस भाषण का नाम क्या कहा जाता है? उस भाषण का नाम उसका था भाग्यवधू। उसका नाम था भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये भाषण दिए थे उन्होंने आज़ादी वाले के दिन। नेक्स्ट है, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? अभी जस्ट ऊपर में पढ़े थे हम लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। नेक्स्ट है, संविधान में किसके अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया गया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए? तो संविधान में किसके अंतर्गत कल्याण के उन शब्दों को? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य में एक ऐसा नीति होना चाहिए जो सभी के लिए कल्याण हो, जन कल्याण हो और विकास में मदद हो। तो क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के कारण यहाँ कितने लोगों को जानें गंवानी पड़ी? जब भारत की विभाजन हो रहे थे तब कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी अपनी? तो कितना हो जाएगा? 5 से 10 लाख। कितना हो जाएगा? 5 से 10 लाख। नेक्स्ट है, आज़ाद भारत के समक्ष मुख्यतः 3 चुनौतियाँ कौन सी थी? जब भारत आज़ाद हो गए तो उसके सामने 3 चुनौतियाँ रखी गई। तो कौन सी मुख्य 3 चुनौतियाँ थी उसके सामने? तो उसके सामने ये तीनों चुनौतियाँ रखी गई थी। क्या? एकता बनाए रखना, लोकतंत्र कायम करना, समूचे समाज का विकास करना। ये तीनों चुनौतियाँ क्या था? आज़ादी के बाद भारत के सामने रखी गई है तीनों चुनौतियाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। नेक्स्ट है,
भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र हो गया। क्या हो जाएगा? भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फैज अहमद। फैज कौन थे? फैज अहमद फैज जो थे वो कौन थे? वो एक कवि थे। फैज अहमद फैज जो थे कवि थे। नेक्स्ट है 1947 में आज़ादी बंटवारे के साथ मिली और यह वर्ष भारत पाकिस्तान के लिए क्या था? अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। दोनों में काफ़ी हिंसा हो गए थे। नेक्स्ट है कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? कश्मीर के भारत में विलय, कश्मीर का जो क्षेत्र था वो भारत में विलय पत्र ने मिला लिए, तो उसमें हस्ताक्षर किसने किए थे? तो राजा हरि सिंह ने किए थे। किसने किए थे? राजा हरि सिंह ने किए थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र हैसियत रखने वाले रजवाड़ों की संख्या सन 1947 में कितनी थी? तो 1947 में रजवाड़ों की संख्या जो थी वो 565, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया? केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया? 1956 में बनाया। ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो हुआ कब बनाया? 1956 में हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में होगा। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया? तो इसमें जो दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना पर औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने। पीसी महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किए थे। नेक्स्ट है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके काल में हुआ? तो भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो इंदिरा के कार्यकाल में हुआ। इंदिरा गांधी उसमें के इंदिरा गांधी जो थे वो कांग्रेस के पार्टी से संबंधित थे और भारत के प्रधानमंत्री भी थी, और इनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ जिससे कांग्रेस काफ़ी फले फूले और नाम भी हुआ। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इन्होंने किया है। गरीबी हटाओ का नारा भी इंदिरा गांधी के द्वारा ही दिया गया है। तो बहुत बात है जो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो हो जाएगा हिंदी को। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 343। कौन से अनुच्छेद 343 के तहत संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान विभाजन का आधार क्या बन गया? भारत और पाकिस्तान विभाजन का आधार क्या बन गया? तो बन गया धार्मिक बहुसंख्या का आधार बन गया। धार्मिक बहुसंख्या का आधार भारत और पाकिस्तान के विभाजन का कारण बन गया। नेक्स्ट है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो भारतीय जनसंघ के नेता थे। भारतीय जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। नेक्स्ट है भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से भारत क्या हो गया? हिंदू राष्ट्र देश बन गया। क्या बन गया? हिंदू राष्ट्र देश बन गया। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? भारत के विभाजन के कारण यहाँ कितने लोगों को जाने गंवाने पड़ी? तो कितने लोग जाने गंवाने पड़ी जस्ट ऊपर में बता चुके हैं कि 5 से 10 लाख लोग की जाने गई जब भारत की विभाजन हो गया, और उसमें बिना व्यवस्था का विभाजन हुआ जिससे चलते लोगों की जाने गई। तो इस प्रकार ये 31 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि फर्स्ट टर्म से संबंधित है। यदि आपको लगा कि इस चैनल के माध्यम से आप कुछ सीखें तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों।